हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो जो आपका एग्ज़ाम है वह 15 दिसंबर को होने वाला है, जिसको ध्यान में रख करके आपका लगातार शुरुआत से ही सीडीपी का प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कराया जा रहा है। तो जिसमें आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वह हमारा 1 फरवरी 2023 का पेपर, और जिसे आज हम 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपको प्रीवियस ईयर सभी PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस व्याख्या सहित चाहिए तो आपको करना क्या है कि प्लेलिस्ट में जाकर के इसे वॉच करना है। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंच सकें। तो बिना समय व्यर्थ किए यहाँ कम समय में बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, तो प्रैक्टिस भी करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होती है, प्रिपरेशन भी आपकी अच्छे से हो जाती है। और मेरी सफलता का रास्ता सिर्फ PYQ जो मैंने 15 दिन में सॉल्व किया और अपने स्कोर को 100+ किया, तो आप भी कर सकते हैं मेरे साथ। फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। तो बिना समय व्यर्थ किए आज का पहला प्रश्न लेंगे, विकास किससे प्रभावित होता है। विकल्प है विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, विकल्प 2 है स्कूली माहौल से, विकल्प 3 है सामाजिक पारिवारिक कारकों से। अब आपको कूट चयन करना है कि केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, विकल्प 3 है केवल 2 और 3 सही है, विकल्प 4 है 1 2 3 सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि 1 2 और 3 सही है। यानी कि 3 के तीनों कारक आपके सही दिए गए हैं, क्योंकि विकास आपकी कैसी प्रक्रिया है, तो सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको व्यक्तिगत कारक भी प्रभावित करते हैं, स्कूली माहौल भी प्रभावित करता है, सामाजिक कारक भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ पर्यावरणीय कारक भी प्रभावित करता है। वहीं अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करते हैं, जैविक कारक भी प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो सभी जितने भी कारक हैं वह हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो विकल्प संख्या 4 आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अभिकथन और कारण से रिलेटेड, जिसमें कहा गया है कि अभिकथन ए है, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हों। यानी कि चाहे वह अध्यापक हो और चाहे वह शिक्षक हो, सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बालक की बाल्यावस्था चल रही है उसके उस समय के सभी अनुभव कैसे हों, सकारात्मक हों। कारण क्या है, ऐसा क्यों करना चाहिए, तो बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। इसलिए हमें उनके जो भी अनुभव है उन्हें सकारात्मक ही बनाना चाहिए। अब सही विकल्प आपको चुनना है कि फर्स्ट कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ है ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर आपको प्रश्न समझ नहीं आ रहा है, उत्तर समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हैं, तो आपको करना क्या है कि प्रश्न को 1 से 2 बार या 3 बार तक आपको आसानी से पढ़ना है और धैर्यपूर्वक समझना है। यकीन मानिए, आप अगर प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका आधे से ज़्यादा उत्तर वहीं से प्राप्त हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो विकल्प 1 है विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, विकल्प 2 है परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, विकल्प 3 है सहपाठी समूह सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, विकल्प 4 है मुद्रक संचार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। और बालक का जो प्रथम विद्यालय है वह भी किसको कहा जाता है, परिवार को कहा जाता है। प्रथम पाठशाला कहाँ है, तो माँ है। प्रथम पाठशाला क्या है, माँ है बच्चे की, इस प्रकार जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 4, और इसमें कहा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता। यानी कोई चीज़ आप उसके सामने से हटा लीजिए लेकिन फिर भी उसके क्या होगा, मस्तिष्क में उस चीज़ का प्रतिबिंब बन जाएगा और वह याद रखेगा कि ये चीज़ अभी समाप्त नहीं हुई है, भले ही ये मेरी आंखों के सामने से हट चुकी है। तो ऐसा किस अवस्था में होता है। विकल्प 1 है संवेदीगामक अवस्था, विकल्प 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के कुल 4 स्तर बताए हैं। संवेदीगामक अवस्था का जो इन्होंने टाइम बताया वह 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7 वर्ष, वहीं मूर्त संक्रियात्मक का 7 से 11 वर्ष,
अनौपचारिक संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक का आपका 11 प्लस हो जाएगा। तो ये इन्होंने कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं कि चीज़ सामने ना होने पर भी उसके अस्तित्व को बनाए रखना, ये होता है संवेदी गामक अवस्था में, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। इसे हम क्या कहते हैं, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। इसमें जब बच्चा माँ की चूड़ियों की आवाज़ को सुनता है तो वह जान लेता है कि माँ मेरे आसपास ही कहीं है, भले ही वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो इस प्रकार की अवस्था कौन सी है, आपकी फर्स्ट स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें कहा गया है कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। ठीक है, यानी कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर के 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। ये संकल्पना बच्चा समझ पा रहा है। तो बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? विकल्प 1 है संरक्षण, विकल्प 2 है केंद्रीकरण, विकल्प 3 है आत्मकेंद्रीयता, विकल्प 4 है वस्तु स्थायित्व। तो अभी अभी जो हमने एक गुण पढ़ा था, संवेदी गामक अवस्था में अस्तित्व वस्तु सामने ना होने पर भी उसके अस्तित्व को समझ पाना, ये आपका वस्तु स्थायित्व का ही गुण कहलाता है, जो कि फर्स्ट स्टेज में होता है। आत्मकेंद्रियता का मतलब होता है कि सिर्फ अपने ऊपर ही, अपने विचारों पर ही ध्यान को केंद्रीकृत करना। केंद्रीकरण का अर्थ होता है कि किसी एक पक्ष, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति या किसी भी चित्र के एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर पाना। जैसे एक चौड़ी गिलास है और एक लंबी गिलास है, लेकिन बच्चे को क्या लग रहा है कि जो दूध है वह लंबी गिलास में ज़्यादा है और चौड़ी गिलास में कम है, क्योंकि वह किसी एक पक्ष पर ध्यान दे रहा है और वह है गिलास की लंबाई, जबकि वह चौड़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि चौड़ी गिलास में दूध ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आयतन अधिक है और वस्तु की धारिता भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, केंद्रीकरण होगा, जब हम किसी की एक ही चीज़ पर ध्यान दें, यानी कि सिर्फ लंबाई पर। और अगर हम करें विकेंद्रीकरण क्या होगा, तो जब हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी पर ध्यान देंगे तो वो विकेंद्रीकरण होगा। वहीं संरक्षण की बात करें तो ये आकृति में जब हम अंतर नहीं कर पाते हैं तो इसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। जैसे हमने ये क्या किया, एक बूंद बना दी, उससे हमने एक कमल का फूल बना दिया, हमने कहा बताओ बूंद कहाँ गई। तो अब बच्चा क्या करेगा, इस बूंद से इस फूल से बूंद को अलग नहीं कर पाएगा, वह नहीं बता पाएगा कि ये बूंद जो है, ये जो बूंद है यही हमारी क्या है, बूंद है, बाकी इससे हमने फूल को बना दिया है। तो ये जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, इसे ही कहेंगे संरक्षण का अभाव। और जब संरक्षण प्राप्त कर लेता है तो वह आसानी से बता देता है कि बूंद तो यहाँ की यहीं रखी हुई है, बूंद कहीं भी नहीं गई है। तो ये चीज़ होती है आकृति में अंतर ना कर पाना। अब चारों के अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं और ये चारों ही शब्द पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। फिलहाल आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आत्मकेंद्रियता। क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, आत्मकेंद्रियता तो अपने ऊपर ध्यान होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका संरक्षण। यानी कि बच्चा आप क्या कर पा रहा है, चीज़ों में संरक्षण कर पा रहा है, चीज़ों को जोड़ पा रहा है, समझ पा रहा है। तो यहाँ पर आपका कैसा हो जाएगा, बच्चा संरक्षण के अनुभव को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। कहा गया है कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क एक्स चरण को दर्शाता है। तो निशा अपना गृह कार्य इसलिए कर रही है क्योंकि उसे क्लास में शिक्षिका के द्वारा शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े, अपमानित ना होना पड़े। तो ये भावना कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत किस चरण के अंतर्गत आती है? तो विकल्प 1 है पूर्व परंपरागत अवस्था, विकल्प 2 है परंपरागत अवस्था, विकल्प 3 है उत्तर परंपरागत अवस्था, विकल्प 4 है औपचारिक परंपरागत अवस्था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि परंपरागत अवस्था। देखिए, पूर्व परंपरागत अवस्था ऐसी होती है जिसमें बच्चा क्या करता है कि सिर्फ मार के, डांट के डर से, यानी कि भय से किसी चीज़ को करता है। जैसे अगर मैं भाई के साथ मिठाई नहीं बांटूंगा तो माँ मुझे डांट लगाएगी, मुझे मार लगाएगी। तो यहाँ सिर्फ एक भय है, डर है, इसलिए बच्चा काम कर रहा है। बाकी यहाँ पर बच्चा कैसा है, पूरी तरीके से स्वार्थी है। वहीं परंपरागत अवस्था में आ जाए तो बच्चे इसलिए कार्य कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लड़का या अच्छे लड़की की अवस्था भी इसे कहते हैं, लोगों के सामने, समाज के सामने अपने आप को बेहतर और अच्छा प्रदर्शित करना है, इसलिए यह कार्य को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो वह क्यों कार्य पूरा कर रही है, ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े और वह क्लास में और शिक्षक के सामने भी अच्छी लड़की के मॉडल को प्रस्तुत कर सके कि वह एक अच्छी लड़की है। तो इस तरह की अवस्था कौन सी हो जाएगी, परंपरागत अवस्था। वहीं अगर अब हम उत्तर परंपरागत अवस्था की बात करें तो इसमें बच्चे के अंदर नैतिक विकास की चरम अवस्था आ जाती है। साथ ही साथ वह कानून, नियम, संविधान को समझने लगता है, समाज के उन नियमों का उल्लंघन करने की भी
क्षमता रखता है, जो कि अब समाज के लिए सही नहीं है। रूढ़िवादियों को खत्म करने का विचार लाता है, जबकि परंपरागत अवस्था में वह किसी भी रूढ़िवादिता को मानने के लिए तैयार है ताकि वह समाज के सामने अच्छा बन सके। तो ये अंतर होता है परंपरागत, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत अवस्था में। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था वह हो गया था परंपरागत अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः एक्स विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो जैविक परिपक्वता के संवेगात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, या आरोपण प्रतिरूप के नैतिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, या विकल्प 3 है सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, या पुरस्कार और दंड के व्यवहारात्मक विकास पर पड़ने वाली प्रभाव का व्याख्या करता है। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वह मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या आपकी सही हो जाएगी 3, यानी कि जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वह मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो विकल्प 3 ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 8, और इसमें कहा गया है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विकल्प है नंबर 1, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। पाठ की जगह आपको ढांचा भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट है विकल्प 2, विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विकल्प 3 है विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, यानी वयस्क जो है इनके अधिगम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विकल्प 4 है विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए। तो जब हम नकारात्मक पुनर्वलन देंगे तो बच्चे किस प्रकार सीख पाएंगे? ये तो आपका गलत है। बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी बच्चे अगर अपनी मर्जी से करेंगे तो हो सकता है कि वह चीज़ को गलत तरीके से कर दें और जिससे उन्हें क्या हो, हानि हो जाए। उनके मान लीजिए शारीरिक रूप से उन्हें कोई हानि हो जाए, जैसे किसी विलियन को किसी दूसरे विलियन में डाल दें तो उन्हें हानि हो सकती है। तो इसलिए हमें उन्हें पूरी तरीके से हस्तक्षेप नहीं, लेकिन हाँ जितना उचित है उतना सकारात्मक हस्तक्षेप करना भी आवश्यक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है संकेत और इशारे देकर पाठ प्रदान करना, विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना। तो यदि हम सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देंगे, बच्चे चर्चा नहीं करेंगे तो वे सीखेंगे कैसे? तो यहाँ विकल्प सही होगा, विकल्प संख्या 1 कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षिका को क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए, यानी कि जितनी उन्हें आवश्यकता है, जिस समय आवश्यकता है उतनी ही उन्हें मदद करनी चाहिए ताकि वह अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? विकल्प 1 है अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को। विकल्प 2 है पाठ्यक्रम को पूरा करने को। विकल्प 3 है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को। विकल्प 4 है विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो एक प्रगतिशील शिक्षा वही शिक्षा है जिसमें हम क्या करते हैं कि विद्यार्थियों के मतों को, अनुभवों को, विचारों को और उनके रचनात्मक कार्यों को क्या करते हैं, मत देते हैं, उन्हें अनुभव प्राप्त करने की पूरी छूट देते हैं। ये सब क्या होगी, हमारी प्रगतिशील और अच्छी कक्षा होगी। वहीं अगर हम चयनित पढ़ाने के तरीके हमने एक ही अपना लिया है और किसी भी बच्चे के अनुसार हम उसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं तो वह भी गलत है। पाठ्यक्रम पूरा कराने की अपेक्षा हमें पाठ्यक्रम से क्या सिखाना है इस पर जोर देना चाहिए। परीक्षा केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित और रचनात्मक केंद्रित सीखने पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। प्रश्न कह रहा है कि बहुबुद्धि की संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प 1 है बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। विकल्प 2 है बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। विकल्प 3 है व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। विकल्प 4 है बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, बताया है कि बुद्धि एक क्या है, तो बुद्धि एक जो है बहुत सारी योग्यताओं का एक जटिल समूह है। ये कहने वाले कौन है? तो हार्वर्ड गार्डनर है। और इन्होंने कहा है प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, साथ ही में एक ही व्यक्ति में कई प्रकार की भी बुद्धियाँ पाई जाती हैं, लेकिन वही बुद्धि निखर करके प्रखर करके सामने आती है जिसके लिए वातावरण और अन्य कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर संगीतिक बुद्धि भी है और साथ ही साथ उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, भाषा
संख्याई बुद्धि भी है और साथ ही साथ उसमें गणितीय बुद्धि भी है। अब मान लीजिए वह व्यक्ति कैसा बन गया, गणितज्ञ बन गया और संगीतज्ञ नहीं बन पाया। इसका मतलब यह नहीं है कि वह संगीत नहीं जानता है, कारण है कि उसे गणित के लिए माहौल मिला, चीज़ें मिली, पर्यावरण मिला, कारक मिले, तो वह चीज़ आगे बढ़ गई। जिसके लिए नहीं मिला वह गुण दब करके रह गया। तो यहाँ पर विकल्प आपसे अगर सही पूछा जाए तो भविष्य में सफल होने का सटीक अनुमान हम बुद्धि लब्धि से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये बढ़ती घटती रहती है। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, क्यों नहीं होती है, बिल्कुल प्रभावित होती है। अच्छा वातावरण हमारी बुद्धि को बेहतर बनाता है, नकारात्मक वातावरण हमारी बुद्धि को नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण से स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया नहीं है, बल्कि विकल्प 3 सही हो जाएगा। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। तो कैसा माहौल होगा कक्षा का जिससे जो संज्ञान है वह सुसाधित हो जाएगा। विकल्प 1 है मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। विकल्प 2 है भयमुक्त और धमकी भरा, यानी भयमुक्त तो है लेकिन धमकी से भरा हुआ है। विकल्प 3 है अगम्य और बहिष्कारी। विकल्प 4 है उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा, देखिए उपदेशात्मक तो हो नहीं सकता क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मेरे कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं। बहिष्कारी शब्द ही आपका निगेटिव है। धमकी भयमुक्त ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। यदि हमारा कक्षा का माहौल है तो वो हमारे संज्ञान को अधिक आगे बढ़ाएगा, सुसाधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12, जेंडर क्या है। तो विकल्प 1 है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। विकल्प 2 है पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है। विकल्प 3 है अनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। विकल्प 4 है एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो जेंडर के बारे में आपको सही कथन बताना है। तो जेंडर आपकी एक सामाजिक संरचना है। ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार भी आपका हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो आप याद रखेंगे कि लिंग आपका कैसा है। लिंग ये आपका सेक्स, लिंग सेक्स ये आपके जैविक कारक है। कैसे हैं, जैविक कारक है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। लिंग आ जाए या सेक्स आ जाए, कौन निर्धारित करता है, तो जैविक कारक। वहीं अगर जेंडर आ जाए तो कौन निर्धारित करता है, सामाजिक संरचना। इसमें अंतर समझ लीजिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। यदि पूछा जाए कि लिंग कैसी संरचना है या सेक्स कैसी संरचना है या सेक्स कौन निश्चित करता है, तो इसे निश्चित करने वाले होते हैं जैविकीय कारक। क्या आ जाएगा आंसर आपका, जैविकीय कारक। वहीं अगर पूछा जाए जेंडर कैसी संरचना है तो आपका आ जाएगा सामाजिक कारक। क्या आ जाएगा, सामाजिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट है आपका कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के सामने ना होने पर स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। यानी कि वह चीज़ तो सामने नहीं है लेकिन उसके चिन्हों को दर्शा करके हम काम कर पा रहे हैं और यह जो योग्यता है वह क्या कहलाती है। विकल्प 1 समावेशन, विकल्प 2 लाक्षणिक प्रकार्यता, विकल्प 3 प्रतिवर्ती सोच और विकल्प 4 संरक्षण। संरक्षण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और वहीं समावेशन की बात करें तो जब किसी चीज़ में अंतर होता है बाद में हम क्या करते हैं, उस चीज़ को समावेशन कर लेते हैं। दोनों के अंतरों को स्पष्ट करके कौन सी चीज़ क्या है समझ पाते हैं, तो वो हमारा समावेशन कहलाता है। और समझने के बाद उसे जब धारण कर लेते हैं तो वो हमारा साम्य धारण कहलाता है। और ये शब्द भी पियाजे के द्वारा ही दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि वस्तु के ना होने पर उसके चिन्हों द्वारा जब हम कार्य कर पा रहे हैं तो ये योग्यता आपकी क्या कहलाएगी, ये योग्यता कहलाती है आपकी लाक्षणिक प्रकार्यता। आंसर क्या हो जाएगा राइट आपका, सेमियोटिक फंक्शन यानी कि लाक्षणिक प्रकार्यता। विकल्प संख्या 2 आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है। रचनात्मक मूल्यांकन किस लिए प्रभावी है। विकल्प 1 विद्यार्थियों की असफलता का निरंतर भय पैदा करने में। विकल्प 2 है शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में। विकल्प 3 है विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। विकल्प 4 है विद्यार्थियों के नामीकरण वर्गीकरण विशेष विद्यालय के निर्दिष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3, क्योंकि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रगति को हम समझ सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा और उन्हें किस जगह पर दिक्कत हो रही है, अधिगम में क्या कठिनाई हो रही है उसको समझ करके उसमें हम क्या कर सकते हैं, उपचारात्मक कार्य करने के बाद हम उनका निदान कर सकते हैं। यही है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन। बाकी अगर हम उनके अंदर असफलता का डर पैदा करेंगे ये आपका गलत हो जाएगा। प्रदर्शन में तुलना किसी भी 2 विद्यार्थियों में बिल्कुल नहीं करनी है। नामीकरण यानी कि उन्हें बिल्ला टैग किसी भी प्रकार का पट्टा नहीं पहनाना है। तुम होशियार हो, तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो, इस प्रकार का कोई भी वर्गीकरण नहीं करना है। विकल्प आपका 3rd सही होगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रश्न संख्या
15 की तो यहाँ अभिकथन से प्रश्न किया गया है। एक कक्षा में अध्यापिका और विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए अध्यापिका को कि जब बच्चे अपने विचार बोलेंगे, कहेंगे, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे तो क्या होगा, ज्ञान का एक दूसरे के पास स्थानांतरण होगा, साथ ही साथ हम एक दूसरे से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। कारण क्या है, ऐसा क्यों करें? क्योंकि भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो ऐसा तो आपका ये गलत कहा गया है। फिर अब हम चलिए विकल्प की ओर देखते हैं। तो विकल्प 1 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प 2 है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प 3 है ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प 4 है ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या की बात तो तब आती जब एक विकल्प सही होता। तो यहाँ पर विकल्प जब दूसरा आपका गलत ही दिया गया है तो व्याख्या वाले तो आपके दोनों पहले ही कट जाएंगे। तो विकल्प कौन सा सही होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16। कहा गया है निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिसक्रियता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है? तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये आपका ADHD जो विकार है बच्चे का, वह किससे संबंधित है, कौन सा लक्षण प्रदर्शित करता है? तो विकल्प ए है लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना। विकल्प 2 है धीमा क्रियाशील स्तर। विकल्प 3 है आवेगशीलता। विकल्प 4 है कार्य अवस्था के यानी कि कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। इसके अंतर्गत आप कौन सा लक्षण बच्चे में देख पाएंगे? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3 यानी कि आवेगशीलता। देखिए हाइपर का मतलब ही क्या होता है? उत्तेजित होना, आवेग में आना। तो आप यहाँ से भी आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो ADHD का संबंध किससे है? हाइपर एक्टिव यानी कि आवेगशीलता, बहुत ही जल्दी किसी चीज़ के लिए हाइपर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17 और जिसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आसक्ताओं जैसे कि पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? यानी कि जो भी आपके अधिगम क्षमताएं होती हैं जैसे कि डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया का संबंध आपके लेखन विकार से है, डिसकैलकुलिया का संबंध गणित विकार से है, डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है। तो ये किसके संदर्भ में सही है? विकल्प 1 है अधिगम असक्ता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। विकल्प 2 है देखिए कोई भी विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता, पहले तो यही आपका गलत हो जाना है। अधिगम असक्ता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आंकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर है। तो मानकीकृत परीक्षण कभी भी नहीं करना है क्योंकि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वे बंधे बंधाए, रटे रटाए और सटीकता से परिपूर्ण होते हैं, जो कि सही नहीं है। बल्कि आपका परीक्षण कैसा होना चाहिए? तो रचनात्मक होना चाहिए, अपसारी होना चाहिए, जिसमें बच्चे के अलग अलग विचार प्रदर्शित हो सके। नेक्स्ट है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम असक्ता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम असक्त तंत्रिका संबंधी वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 4 यानी कि अधिगम असक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। बिल्कुल होती है। तीसरा विकल्प आपका क्यों गलत होगा वह भी समझ लीजिए। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, जबकि शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसीलिए आपका ये गलत हो गया और विकल्प 4 आपका सही हो गया। कुछ दोष हमारे तंत्रिकाओं संबंधी होते हैं तो कुछ वातावरणीय होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन और प्रश्न संख्या आपकी नेक्स्ट है और जिसमें कहा गया है कि श्रवण बाधित से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? यानी कि एक कैसा है, सुनने में कमजोर है बच्चा, उसके लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं है? तो दृश्य गतिज। विकल्प 2 है व्याख्यान। विकल्प 3 है क्रिया आधारित। विकल्प 4 है बहुसंवेदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्यान। देखिए आप व्याख्यान दीजिए, बोलिए, चिल्लाइए, गाइए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि वह श्रवण बाधित है, सुन नहीं रहा है, तो इसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा और यह उसके लिए एक गलत और प्रभावशाली तरीका नहीं होगा। ये तरीका कैसा होगा? गलत होगा। बल्कि आप उसे कुछ चीज़ दृश्य दिखाएंगे वह समझ पाएगा, क्रिया कराएंगे समझ पाएगा, संवेदी होगी यानी कि उसको स्पर्श कराएंगे या अन्य किसी संवेग के द्वारा वह महसूस कर पा रहा है तो वह भी आपका सही होगा, बल्कि व्याख्यान आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? एक प्रतिभाशाली बच्चा है और उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो कौन सी चीज़ आप नहीं करेंगे? विकल्प 1 है उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। विकल्प 3 है मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। विकल्प 3 है विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना। विकल्प 4 है पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। यही हम नहीं करेंगे। बाकी उन्हें उत्तेजक संवर्धन गतिविधियाँ, यानी कि जो बहुत ही जल्दी चीज़ होने वाली हो, जैसे क्योंकि वह प्रतिभाशाली है, किसी भी समस्या को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उन्हें ऐसी समस्या देंगे जो वह जल्दी सॉल्व कर सकें। तो हम हो सकता है कि उन्हें एक ना दे करके हम उनको 3, 4, 5 इकट्ठी समस्याएं दे दें। ऐसी समस्याएं दे दें जिन्हें देख करके वे तुरंत ही उत्तेजना से लबालब हो जाएं और फटाफट से उत्तर निकालने के लिए तैयार हो जाएं। परियोजनाएं देंगे उन्हें, स्वतंत्र रूप से वे कर सकें। लचीलापन पाठ्यक्रम में रखेंगे, लेकिन मानकीकृत पाठ्यचर्या लागू नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बंधे बंधाए रटे रटाए उत्तर होंगे और जिनके लिए बच्चा इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। स्वलीनता आप समझ पा रहे होंगे, ऑटिज्म। ऑटिज्म एक प्रकार का विकार होता है। स्वलीनता जो व्यक्ति सिर्फ अपने में ही लीन रहता है, या कह सकते हैं अत्यधिक अंतर्मुखी व्यक्ति। तो इसके लिए आप क्या अपनाएंगे जो विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा कर सके। विकल्प 1 है अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। विकल्प 3 है कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना। विकल्प 3 है स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना। विकल्प 4 है उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। तो देखिए यहाँ पर आप सही उत्तर कैसे निकालेंगे। तो उन्हें विशिष्ट संकाय में पढ़ाना मतलब किसी से बच्चे से अलग करना, और अलग करना क्या हो गया, समावेशी कक्षा नहीं होगी, क्योंकि सभी विविधताओं का सम्मान करते हुए, अनेक विविधताओं को अपनाते हुए सभी को एक ही कक्षा में उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधियों को और शिक्षण तरीकों को बदलते हुए एक साथ पढ़ाना है। तो ये आपका अलग कर दिया, गलत हो गया। बड़े समूह में प्रकट करने के लिए कहेंगे, क्योंकि वह ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता से ग्रसित है, तो वह छोटे समूह में भी नहीं अपनी बात रख सकता, बड़े समूह में कैसे रख पाएगा, तो ये भी गलत है। निरंतर हम उनके क्या करते रहेंगे, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहेंगे। तो जब देखिए कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं तो ठीक है, लेकिन लगातार बदलाव करते रहेंगे तो वह किसी स्थिति परिस्थिति में एक बार धीरे धीरे खुद को एडजस्ट कर पाया। आपने क्या किया, 10 दिन बाद तरीका पूरी तरीके से बदल लिया, परियोजनाएं बदल ली, कार्य पद्धति बदल ली, तो वह फिर से क्या करेगा, अपने आप को नीचे महसूस करेगा और नेक्स्ट उसको परियोजना में जुड़ने में फिर से उतना ही समय लगेगा। तो लगातार बदलाव नहीं करना है। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, अधिगम उपागम में निरंतरता बनाए रखनी है, यानी कि आपको अधिगम उपागम लगातार करते रहना है और धीरे धीरे जब वह उस चीज़ में ढल जाएगा तो उसके अंदर जो स्वलीनता है वह कम होने लगेगी और बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। तो विकल्प है वयस्कों के निष्क्रिय नकल द्वारा, तो निष्क्रिय हो जाएंगे तो नकल कैसी करेंगे, क्योंकि बच्चा तो सक्रिय होना चाहिए। विकल्प 2 है वातावरण में सक्रिय संलग्नता द्वारा। विकल्प 3 है व्यवहार के बाह्य अनुकूलतम द्वारा। विकल्प 4 है असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। कंठस्थीकरण करना, रटना या यंत्रवत याद करना, ये सभी क्या है आपके गलत हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अपने व्यवहार के बाह्य अनुकूल, तो देखिए कभी भी जो हमारा व्यवहार है या हमारा अधिगम है वह बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक रूप से जब प्रेरित होगा तो बेहतर होगा। तो विकल्प संख्या 2 सही होगी कि अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता यानी कि सक्रिय रूप से जुड़े होने के कारण बच्चा क्या करता है, बेहतर तरीके से सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो, विकल्प ए है उनके जीवन से संबंधित होती है, उसे तो बिल्कुल नहीं भूलते। प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। तो कौन सी ऐसी जानकारी होगी जिन्हें वे जल्दी भूल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, मतलब जिनका संबंध नहीं है, ऐसे खंडों को इकट्ठा कर करके हम कोई जानकारी दे रहे हैं तो उसे बच्चा जल्दी भूल जाएगा। बल्कि किसी प्रसंग के द्वारा बता रहे हैं, कहानी के द्वारा बता रहे हैं, नहीं भूलेगा। उसके जीवन से जोड़ करके बता रहे हैं, नहीं भूलेगा। उदाहरणों का सही इस्तेमाल करके उसे विस्तारित कर रहे हैं, नहीं भूलेगा। तो ये विकल्प आपके तीनों सही होंगे, बल्कि विकल्प संख्या 3 गलत होगी। 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। विकल्प 1 है पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। विकल्प 2 है a+b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है। विकल्प 3 है भारत को आज़ादी कब मिली थी। विकल्प 4 है अगला लीप वर्ष क्या होगा। तो कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चे प्रक्रिया ज्ञान का उदाहरण, प्रक्रियात्मक जो है क्रिया कर पाएंगे, प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे जिसमें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि पौधरोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। इसके लिए बच्चों के अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग सोच होगी और वे प्रक्रिया यानी कि करने पर भी अपनी जोर दे पाएंगे, कौशल को दिखा पाएंगे। जबकि ये चीज़ आपके रटने पर आधारित है। ये तीनों ही प्रश्न आपके कैसे हैं, रटने पर
आधारित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधिगम को बेहतर बनाना है तो क्या करेंगे? विकल्प एक है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। जी नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक और उनके व्यक्तिगत जीवन से जोड़ना चाहिए ताकि उन्हें याद रह सके। संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करेंगे। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे? बिल्कुल नहीं। गला काट प्रतियोगिता नहीं करानी है, कुछ भी हो जाए उसे हराना है, इसके लिए भले ही तुम्हें उसके क्या करना पड़े, पेन को चुराना पड़े ताकि वह लिख ना पाए और हार जाए, तो ऐसी प्रतियोगिता नहीं करानी है। विकल्प 4 है, विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करने हैं, तो बिल्कुल उन्हें स्वयं से अवसर प्रदान करने हैं, क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, हमें बस क्या करना है, उसे अवसर प्रदान करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 में कहा गया है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने के लिए दिक्कत महसूस करते हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? विकल्प एक है, दी गई समस्या और अधिक गैर जरूरती जानकारी जोड़ देंगे, यानी दी गई समस्या और अधिक जरूरती जानकारी जो कि प्रश्न से संबंधित नहीं है उसे जोड़ देंगे, तो ऐसा क्यों करेंगे? विकल्प 3 है, उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे। तो देखिए, किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं करना है, बच्चे को पूर्ण और स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करना है, वह स्वयं चीज़ों को करके सीख सके। तीसरा है, दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने के लिए कहेंगे। वाह, जब आप नकल करने के लिए ही कहेंगे तो आपका कार्य क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं? तो विकल्प 4 सही हो जाएगा। उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्हें पहले हल की थीं पर चिंतन करने को कहेंगे। मान लीजिए आपने एक बच्चे को क्या सिखाया, आपने एक बच्चे को सिखाया कि 2 + 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। अभी दे दिया 2 में गुणा 2 क्या होता है, नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाकर उसको बताएंगे भैया 2 को एक बार और जोड़ा तो 4 आता है। ऐसे अगर 2 को एक बार गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि गुणा की संकल्पना कहाँ से आई है, जोड़ से आई है। इस प्रकार उसको उल्टा जा करके जो वह पहले सीख चुका है सेम रिलेटेड हम उसके सवाल को क्या करेंगे, चिंतन करवाएंगे, तो वह अपना आसानी से उत्तर कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 26 में कहा गया है, अभिकथन और कारण कि एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। बिल्कुल करना चाहिए, जहां वे अपनी सभी जो भय हैं, संदेह हैं, उनको दूर कर सकें। क्यों कर सकें? क्योंकि भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत और महत्वपूर्ण है। विकल्प हैं आपके, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि ए आर दोनों सही है। विद्यार्थियों को कक्षा में ऐसा माहौल जरूर देना चाहिए जहां वे भय मुक्त होकर के अपने सभी संदेहों को मिटा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प आपको चुनने हैं सही। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे एक्स के भाव को महसूस करें। हम आंतरिक रूप से तभी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं जब विकल्प 1 है निराशा महसूस करें, विकल्प 2 है शर्म महसूस करें, विकल्प 3 है खुशी महसूस करें, विकल्प 4 है कुंठा महसूस करें। निराशा होगी तो कैसे सीख पाएंगे, शर्म करेंगे तो पूछ नहीं पाएंगे, कुंठा होगी तो चिंतित होंगे और अपने ही आप से फ्रस्ट्रेट होंगे और पूछ नहीं पाएंगे। और जब हम क्या होंगे कि खुश होंगे तो हम किसी भी समस्या को आसानी से पूछ सकते हैं और स्वतः उसे भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जब आप कभी भी किसी चीज़ की कुंठा करते हैं ना तो खुद आती हुई चीज़ भी आप नहीं कर पाते हैं, दूसरे से पूछना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, खुशी, यानी कि जब हम अंदर से सकारात्मक होते हैं, खुश होते हैं, तो हम अधिक जो है अभिप्रेरित अपने आप को महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? विकल्प 1 है महारत अभिमुखी, विकल्प 2 है प्रदर्शन अभिमुखी, विकल्प 3 है कार्य परिहारी और विकल्प 4 है प्रतिस्पर्धा निर्देशित। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि महारत अभिमुखी। अब इसकी थोड़ी सी इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए कि 1 सेकेंड, इसमें दिया गया था मैस्टरी ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस, वर्क अवॉइड, कंपेनियन, डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो आप अगर इंग्लिश वर्जन में जाएंगे और फिर हिंदी में जाएंगे, हो सकता है महारत अभिमुखी आपको थोड़ा सा लगे समझ नहीं आ रहा है, बट इसका इंग्लिश से जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका विकल्प ए ही ठीक होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सीटेट का जो हिंदी अनुवाद होता है वो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियाँ जरूर रहती हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप उसका इंग्लिश वर्जन एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, बाकी सारे हिंदी अनुवाद लगभग ठीक ही होते हैं। कुछ एक दो डाउट होते हैं जिनका जो है बेहतर हिंदी अनुवाद इतनी अच्छी तरीके से
नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? विकल्प 1 है कुपोषण, विकल्प 2 है विद्यार्थियों में सहभागिता, विकल्प 3 है दंड, विकल्प 4 है अभिज्ञान। अब आपको चयन करना है कि फर्स्ट है 1 और 2 सही है, सेकंड है 2 और 3 सही है, थर्ड है 3 और 4 सही है, फोर्थ है 2 और 4 सही है। तो कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, यानी कि अधिगम को बढ़ाने में कार्य करेगा, ना कि घटाने में? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि 2 और 4 सही है। यानी कि विद्यार्थी अगर सहभागिता करेंगे, अभिज्ञान यानी कि ज्ञान का, स्वयं के ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो अधिगम को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। जबकि कुपोषित होंगे, दंड मिलेगा तो भय होगा, तो यहाँ से अधिगम प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने वाली है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जिसमें कहा गया विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में एक्स भूमिका निभाते हैं। विकल्प ए है सक्रिय भूमिका निभाते हैं, विकल्प 2 निष्क्रिय, विकल्प 3 अधीन, विकल्प 4 नगण्य। नगण्य होगी तो फिर विद्यार्थी की बात ही क्यों होगी, अधीन होगी तो यहाँ पर पुराने प्राचीन समय में गुरु और शिक्षक वाली बात आ जाएगी कि गुरु ने जो भी कह दिया चेले को वही करना है। तो ऐसी कोई अधीन अव्यवस्था नहीं है, बच्चा स्वतंत्र है, बल्कि वह क्या कर रहा है, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर पा रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा हो चुकी है। निष्क्रिय होगा तो कैसे ही अपने ज्ञान का सृजन कर पाएगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका फर्स्ट सही हो जाएगा कि विद्यार्थी ज्ञान का सृजन कैसे करता है, तो ज्ञान का सृजन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो विकल्प आपका फर्स्ट ठीक होगा। तो इस प्रकार हमारे 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्कोर कितना बना हुआ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसे जरूर शेयर करिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि मुझे भी अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। लगातार मैंने जितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं, यकीन मानिए अगर आपने उन्हें एक एक करके सभी को देख रखा है तो आज के क्वेश्चन आप आसानी से 25 प्लस कर पा रहे होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि PYQ अकेले करने से आप आराम से 30 में 30 नंबर ला सकते हैं गारंटी के साथ में CDP में। अगर मैं बात करूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और इस बार आप अपना CTET पास करने का सिर्फ सपना पूरा ही ना करें, बल्कि CTET को इतने बेहतरीन अंकों से प्रदर्शन करें कि आगे आने वाले किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप जो CDP का पोर्सन होता है उसके लिए हमेशा के लिए तैयार रहें। तो आई होप कि आपने वीडियो को जरूर शेयर किया होगा, लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। चैनल को आप देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इसे एक बार शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।